हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस इंटरेस्टिंग से लेक्चर में हम बिम्स्टेक ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे, जिसे हम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी कहते हैं। कई बार इसे सार्क का अल्टरनेटिव भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल बिम्स्टेक नेशंस हैं क्या, इनका पोटेंशियल कितना है, इनका एस्टैब्लिशमेंट वगैरह उन सभी के बारे में, और इंडिया को लेकर खासकर ये कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है उन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। तो मूविंग एड, सबसे पहली चीज रिसेंटली न्यूज़पेपर में भी बिम्स्टेक छाया हुआ था कि रिसेंटली उन्होंने अपनी 25th एनिवर्सरी जो थी वो पूरी की हुई थी। यस, एब्सोल्युटली यू हर्ड राइट। 6 जून 1997 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और रिसेंटली 6 जून 2022 को अपने हेड ऑफिस या फिर अपने सेक्रेटेरिएट जहां पर ढाका में बांग्लादेश में है, तो वहां पर बिम्स्टेक नेशंस ने 25th ईयर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट सेलिब्रेट किया हुआ था। तो आइए इसी से रिलेटेड बिम्स्टेक नेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज, ये बिम्स्टेक है क्या? दरअसल बिम्स्टेक इज एन एक्चुअल एक्रोनिम फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहाँ पर नाम में ही आप देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल रीजन से कुछ लेना देना यहाँ पर है। इफ यू कैन वॉच दिस पिक्चर क्लोजली, यहाँ पर जितने भी नेशंस इसके मेंबर्स हैं, इस ग्रुपिंग के मेंबर्स हैं, वो सभी कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए हैं या फिर इस सब रीजनल आइडेंटिटी से वो जुड़े हुए हैं। तो इन सभी 7 कंट्रीज के ग्रुपिंग को मिलाकर हम बिम्स्टेक कहते हैं। तो दरअसल ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन 6 जून 1997 को एस्टैब्लिश किया गया था थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। इनिशियली सिर्फ 4 कंट्रीज ही थे, हम उसके बारे में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो लगभग वर्ल्ड के 22% पॉपुलेशन को ये 7 कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं और एज ऑफ नाउ 2022 की आंकड़े की अगर हम बात करें तो लगभग 4.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का जीडीपी या फिर इकोनॉमिक टर्नओवर ये 7 कंट्रीज हमें दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल इस बिम्स्टेक नेशंस का है। इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इनिशियली 1997 जून 6 को 4 कंट्रीज आए हुए थे, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड, और उन्होंने इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक रीजनल ग्रुपिंग फॉर्म किया हुआ था जिसे बिस्टेक कहा जा रहा था। और बाद में म्यांमार को एडमिशन दिया गया था ऑन 22 ऑफ दिसंबर उसी साल 1997, और बाद में 2004 में फर्दर भूटान और नेपाल को भी इस रीजनल ग्रुपिंग में ऐड किया हुआ था। एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो समिट था, फर्स्ट समिट ऑफ बिम्स्टेक, जहां पर सभी 7 कंट्रीज के लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स मिले हुए थे बैंकॉक, थाईलैंड में। तो वहां पर पहली बार इस समिट में 31 जुलाई 2004 को इसे रीनेम करके फुल फ्लेज्ड बिम्स्टेक का नाम दिया गया, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो कौन से कंट्रीज इसका हिस्सा है आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। यहाँ पर खासियत यह है कि बिम्स्टेक जो है वो दरअसल साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बीच एक ट्रांजिशन लिंक की तरह काम करता है, क्योंकि थाईलैंड और म्यांमार ये 2 कंट्रीज जो हैं वो सार्क के मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन वो एशियान के मेंबर्स हैं। तो कहीं ना कहीं सार्क और एशियान के बीच बिम्स्टेक जो है वो ब्रिज की तरह एक्ट करने की कोशिश यहाँ पर करता है। तो चंद प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पर बिम्स्टेक को एस्टैब्लिश किया गया। सबसे पहला, सॉवरेन इक्वालिटी। ऑफ कोर्स वी रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ ईच एंड एवरी नेशन। एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो हमारे टेरिटोरियल बॉर्डर्स हैं उन्हें रिस्पेक्ट हम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स चाइना इसका मेंबर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी म्यांमार और थाईलैंड के बीच चंद बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का हम गारंटी देते हैं और एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ मिल बांट कर हम म्यूचुअल बेनिफिट्स को शेयर करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो बिम्स्टेक के लिए कहा गया था वो ये कि बिम्स्टेक इज जस्ट एन एडिशन बट नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर बायलैटरल, रीजनल और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन इन्वॉल्विंग द मेंबर स्टेट्स। यानी कि कोई भी अगर मेंबर्स हैं यहाँ पर इंडिविजुअली वो एक दूसरे मेंबर्स के साथ डायलॉग रखना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। बिम्स्टेक जो है उसके लिए एडिशन होगा, यानी कि बिम्स्टेक कहीं ना कहीं उसके लिए कोई बाधा नहीं क्रिएट करेगा। बिम्स्टेक कोई ना कोई अगेंस्ट प्रिंसिपल्स वहां पर नहीं रखेगा कि तुम बिकॉज हमारी रीजनल ग्रुपिंग का मेंबर हो, तुम मान लेते हैं कि कल को अगर थाईलैंड आएगा और चाइना के साथ कुछ नेगोशिएशन करना चाहेगा तो बिम्स्टेक लॉबी नहीं करेगा कि तुम चाइना के साथ इस तरीके के जो है वो डिस्कशन या डायलॉग नहीं कर सकते। तो बिम्स्टेक इज एक्चुअली एन एडिशन, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर बायलैटरल, रीजनल और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन ऑफ द मेंबर स्टेट्स।
मूविंग अहेड चंद इंपॉर्टेंट से ऑब्जेक्टिव्स जो बिम्स्टेक के हम देख सकते हैं, वो सबसे पहला एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, ताकि इस सब रीजन को, जो बे ऑफ बंगाल के लिटोरल जितने भी स्टेट्स हैं, उन सभी के बीच रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर आ जाए और इन सभी 7 कंट्रीज के बीच स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी और पार्टनरशिप भी लेकर हम आ सकें, ताकि एक्टिव कोलैबोरेशंस और म्यूचुअल असिस्टेंस के साथ जो कोई भी कॉमन इंटरेस्ट के रीजन हैं हमारे, उन सभी के बीच जबरदस्त म्यूचुअल असिस्टेंस हम एक दूसरे को देकर एक्टिवली कोलैबोरेट करते आगे बढ़े। हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चंद इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स यानी कि चंद इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जिसके तहत बिम्स्टेक काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे 5 हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक समिट्स। तो दिस इज एक्चुअली द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ बिम्स्टेक प्रोसेस एंड दिस कंप्राइजेस ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट ऑफ मेंबर स्टेट्स। तो रिसेंटली 5th बिम्स्टेक समिट हुआ था श्रीलंका में। तो हेड ऑफ द स्टेट्स जितने भी हैं यानी कि इन 7 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स वहां पर गए हुए थे। तो बिम्स्टेक के समिट से सबसे बड़े पॉलिसी मेकिंग बॉडीज एंड फॉलोइंग विद देम मिनिस्टीरियल मीटिंग्स भी यहां पर चलते हैं। खासकर जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं ये 7 कंट्रीज के, वो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट एपेक्स बॉडी यहां पर मानी जाती है पॉलिसी मेकिंग की। और जो कोई भी इंपॉर्टेंट से डिसीजन बिम्स्टेक समिट लेता है, लीडर्स का समिट, उन सभी को फुलफिल करने का जिम्मा जो है वो इसी मिनिस्टीरियल मीटिंग्स के तहत या फिर इन्हीं मिनिस्टर्स पर ही होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग। ऑफ कोर्स उन्हीं फॉरेन मिनिस्ट्रीज, इन 7 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर सीनियर ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट्स जो कोई भी अपॉइंट होते हैं, वो रेगुलरली इन टच होते हैं एक दूसरे के साथ। और चौथा, बिजनेस फोरम्स और इकोनॉमिक फोरम्स भी यहाँ पर रखे जाते हैं। ऑफ कोर्स इसका रीजन ही था कि हम इकोनॉमिक और ट्रेड वगैरह को जो है थोड़ा बहुत पुश दे सकें। तो ये भी कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के बीच एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए बहुत ही मदद करते हैं। And the fifth important most institutional mechanism is BIMSTEC working group. बांग्लादेश में जो कि इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है ढाका में, तो जो कोई भी बिम्स्टेक के सातों कंट्रीज के एम्बेसडर्स जो बांग्लादेश में होते हैं, वो रेगुलरली इन टच यहाँ पर होते हैं। मंथली बेसिस पर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भी भेजते हैं या फिर वो खुद भी जाते हैं बिम्स्टेक के सेक्रेटेरिएट में ढाका में, और वहां पर रेगुलरली वो बातचीत करते ही रहते हैं। सो दिस इज हाउ एक्चुअली बिम्स्टेक वर्क्स। एंड मूविंग एड, हमने कहा हुआ था कि एक परमानेंट हेडक्वार्टर्स या फिर सेक्रेटेरिएट जो है वो ढाका बांग्लादेश में है। तो वहां पर एक सेक्रेटरी जनरल भी हम रखते हैं बिम्स्टेक नेशंस के लिए। तो करंटली हिज एक्सेलेंसी मिस्टर तेंजिन लेकपल, यहाँ पर आप उनका इमेज भी देख सकते हैं, भूटान के ये हैं, भूटान से ही बिलोंग फ्रॉम भूटान। तो वो एज ऑफ नाउ करंट सेक्रेटरी जनरल है एंड ही इज एक्चुअली द 3rd सेक्रेटरी जनरल जिन्होंने 6 नवंबर 2020 को चार्ज जो है वो अज्यूम किया हुआ था। उनसे पहले सुमित नकंदाला जी और यम शाहिदुल इस्लाम साहब जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश रिस्पेक्टिवली बिलोंग करते हैं, वो ऑलरेडी 1st और 2nd सेक्रेटरी जनरल की तरह काम कर चुके हुए हैं। मूविंग अहेड, सिग्निफिकेंस क्या है? हमने देखा कि बे ऑफ बंगाल लिटोरल रीजन में सभी तो होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इन डाटा टर्म्स अगर हम बात कर सकें, ऑफ कोर्स जैसा कि हम नॉर्थ अटलांटिक रूट को कहते हैं कि वर्ल्ड का बिजिएस्ट मेजर शिपिंग और पोर्ट रीजन है, उसी तरीके से अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो यही बे ऑफ बंगाल का रीजन है जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है शिपिंग रूट्स का। आप देख सकते हैं इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे जो टॉप मोस्ट कंट्रीज है जिनका कोस्टल लाइन भी बहुत ही बड़ा है, जो कि मैरीटाइम ट्रेड में भी बहुत ही सुप्रीम लीडर्स माने जाते हैं, वो सभी इसी लिटोरल रीजन में ही हैं। तो एज अ 4th ऑफ वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स क्रॉस द बे ऑफ बंगाल एवरी ईयर, तो लगभग बहुत मेजर से ट्रेड जो है इस बे ऑफ बंगाल के लिंक से होते हुए गुजरते हैं। और ह्यूज मार्केट पोटेंशियल इस रीजन का माना जाता है क्योंकि लगभग 1.5 बिलियन पीपल के आसपास यहाँ पर पॉपुलेशन है। खुद इंडिया और बांग्लादेश वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज माने जाते हैं, तो लगभग 22% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इन्हीं 7 कंट्रीज में से हमें देखने को मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाई पोटेंशियल है ग्रोथ का यहाँ पर। लगभग एज ऑफ नाउ अगर हम आंकड़े की बात कर सके 2022 के, तो $4.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी आप इन 7 कंट्रीज के मिलाकर कह सकते हैं। ऑन एन एवरेज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो लगभग 6.5% आप देख सकते हैं। कई डेवलपिंग कंट्रीज, इवन इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री भी इस मार्क को रीच करने के लिए बहुत ही मेहनत करता है। तो इजीली बिम्स्टेक कंट्रीज जो है इस ग्रोथ रेट को आसानी से दिखा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चंद मेजर सेक्टर्स जो कॉर्पोरेशन के रखे गए हैं इन बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच। सबसे पहला ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पर बात की जाएगी। एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बीच, इसके बारे में भी यहाँ पर कोऑपरेशन की जाएगी। सिक्योरिटी से रिलेटेड भी यहाँ पर बातें की जाएगी। एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, क्योंकि आप जितना भी रीजन आप देख रहे हैं ये सब साउथ एशियन रीजन या फिर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ज्यादातर हम अपने कल्चर को, ट्रेडिशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन नेशन तो मैं पूरे नहीं कहूंगा क्योंकि सिर्फ 2 ही कंट्रीज यहाँ पर थाईलैंड और म्यांमार देखने को मिलते हैं जो कि एशियन का भी मेंबर है।
हैं। तो ये पूरे जितने भी स्टेट्स हैं, हम हिस्टोरिकली भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, पीपल टू पीपल कल्चरल कॉन्टैक्ट भी हमारा बहुत ही अच्छा है। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर भी कॉपरेशन किया जाएगा और कनेक्टिविटी से रिलेटेड भी मेजर सेक्टर जो है हमारे कॉपरेशन का इस बिम्स्टेक नेशन के साथ हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि कई बार इंडिया पर एक लांछन लगाया जाता है कि जब सार्क फेल होता है तभी इंडिया को बिम्स्टेक याद आता है। तो इंडिया के लिए कितना सिग्निफिकेंट ये बिम्स्टेक होता है? ऑफ कोर्स इंडिया के 3 कोर पॉलिसीज को फुलफिल करने के लिए ये बिम्स्टेक बहुत ही हमें मदद कर सकता है। सबसे पहला, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब पहली बार शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने सार्क नेशंस को इन्वाइट किया हुआ था, और दूसरी बार जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो बिम्स्टेक नेशंस को उन्होंने बुलाया हुआ था। चाहते तो वो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर्स को भी बुलाते। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि इस जमाने से हम एक पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं कि पहले हमारे नेबर्स, इमीडिएट जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस सही हो। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी प्राइमेसी है, तो उससे रिलेटेड बिम्स्टेक हमें बहुत ही मदद दे सकता है। दूसरा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले तो हम लुक ईस्ट पॉलिसी फॉलो करते थे पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम फ्रेम में, एंड बाद में मनमोहन सिंह जी आए जिन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहा। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर को, साउथ ईस्ट एशिया को खासकर लगने के लिए ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बिम्स्टेक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। और तीसरा, हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए ये बिम्स्टेक बहुत ही ज्यादा हमें मदद करेगा, क्योंकि हमने ये नारा भी दिया हुआ था कि एक्ट ईस्ट थ्रू नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो वया बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए हम एशियन कंट्रीज को टच करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज ही होना चाहिए। तो ये तीनों कोर पॉलिसीज हमें फुलफिल करने को मिलेंगे थ्रू बिम्स्टेक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, चाइना फैक्टर बहुत ही बड़ा है। जितने भी कंट्रीज हैं बिम्स्टेक के, आप देखिएगा कहीं ना कहीं उनकी चाइना से पड़ती नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंडिया कहीं ना कहीं इसे टैप कर सकता है। लगभग चाइना के साथ जो हमारे एडवर्सरीज हैं उन्हें डिप्लोमेटिकली डील करने के लिए हम बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ लॉबी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत ही अग्रेसिवली चाइना जो है अपने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को फॉलो कर रहा है, एंड एज एन आंसर टू दैट हम भी बे ऑफ बंगाल में इस बिम्स्टेक नेशन को लेकर इस तरीके के नए नए इनिशिएटिव्स हम ला सकते हैं। तो चाइना फैक्टर को काउंटर करने के लिए बिम्स्टेक हमारी बहुत ही मदद कर सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल था सार्क का, लेकिन बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन ये सार्क इतना सक्सेसफुल नहीं रहा हुआ है। तो बिम्स्टेक जो है वो कहीं ना कहीं सार्क नेशंस के लिए एक अल्टरनेटिव हमें दे सकता है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच विल एक्ट मोस्ट सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया एज फार एज बिम्स्टेक नेशंस आर कंसर्न। एंड मूविंग एट, थोड़ा बहुत मैं आपको कॉन्ट्रास्ट और कंपेयर करके बताऊं सार्क और बिम्स्टेक के बीच, तो मैं बर्ड्स आई व्यू आपको देखने की कोशिश करूंगा। सबसे दोनों देखिए, दोनों के दोनों रीजनल कॉपरेशन के लिए ही बनाए गए थे। अगर हम सार्क की बात करें तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग इनटू साउथ एशिया ओनली, बट बिम्स्टेक इज समथिंग व्हिच इज लुकिंग फॉर कनेक्शन बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि एशियन नेशन के साथ। तो 1985 में सार्क का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अभी कोल्ड वॉर वहां पर चल रहा था और एक्टिवली यूएसए जो है वो पाकिस्तान के साथ लॉबिंग करता था इंडिया के खिलाफ। और 1997 में बिम्स्टेक का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ कोल्ड वॉर के बाद। तो इतना पॉलिटिकल ग्लोबल पॉलिटिकल एडवर्सरीज इंडिया के पास नहीं थे। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज, 1991 में ग्लोबल इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया ग्लोबल ट्रेड में बहुत ही एक बड़ा लीडर बन चुका हुआ था। तो 1997 ना हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक टाइम फ्रेम था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही सोच समझकर हमने बिम्स्टेक का रीजनल ग्रुपिंग बनाया हुआ था। थर्ड वन, मेंबर कंट्रीज सफर ड्यू टू मिसट्रस्ट एंड सस्पिशन। यस, इंडिया और पाकिस्तान की तो बनती ही नहीं है, तो दिस इज वन सच रीजन व्हाई इट हैज बीन डिसफंक्शनल। एंड मेनली बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो सभी कंट्रीज लगभग फ्रेंडली रिलेशनशिप्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एडवर्सरीज यहाँ पर किसी के साथ भी नहीं है। हालांकि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच थोड़ा बहुत रोहिंग्यास को लेकर प्रॉब्लम है, थाईलैंड और म्यांमार के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं है कि हम इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल वहां पर दे सकें। हमेशा मिसट्रस्ट और सस्पिशन यहाँ पर ज्यादातर सार्क में हमें देखने को मिलता है। रीजनल पॉलिटिक्स से बहुत बुरी तरीके से सार्क सफर करता है और असिमेट्रिक पावर बैलेंस सार्क में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 2 बिग ब्रदर्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान। दोनों कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी के लिए लड़ते झगड़ते हमेशा रहते हैं। लेकिन अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो यहाँ पर पावर ऑफ बैलेंस सही तौर पर मेंटेन है, क्योंकि थाईलैंड जैसा एक पावर भी यहाँ पर इस ग्रुपिंग का हिस्सा है। तो इंडिया थाईलैंड जैसे 2 बिग ब्रदर्स यहाँ पर जो फ्रेंडली नेशंस भी हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर बाकी के छोटे कंट्रीज को डेवलप होने में बहुत ही मदद करेंगे। यहाँ पर 1-on-1 झगड़ा नहीं होगा इंडिया और पाकिस्तान की तरह। दूसरा, इंटर रीजनल ट्रेड ओनली 5% ही रहा है, इवन दो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया जैसे नेशंस होने के बावजूद भी सिर्फ 5% के आसपास ही इंट्रा रीजनल ट्रेड है। लेकिन बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो लगभग 6% के आसपास इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है वो विद इन अ डेकेड हमें इंक्रीज देखने को मिला हुआ है, यानी कि ह्यूज पोटेंशियल हमें बिम्स्टेक में देखने को मिलता है।
चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि जो कोई भी रीजनल ग्रुपिंग हो वो चंद पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स अपने साथ लेकर ही आता है। तो बिम्स्टेक नेशन के चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला, इनकंसिस्टेंसी इन मीटिंग। जोश में आकर हमने होश खो दिए, यानी कि हमने बनाया हुआ तो जरूर था ग्रुपिंग, लेकिन रेगुलर इसके समिट्स हम नहीं रख रहे थे। बिम्स्टेक ने प्लान तो किया हुआ था कि हर 2 साल में एक बार लीडर्स का समिट रखेंगे और मिनिस्ट्रियल जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो रेगुलरली हर साल होगी, लेकिन अब तक 20 सालों में यानी कि 2018-19 तक सिर्फ 4 ही समिट्स हुए हैं और 2022 रिसेंटली 5th समिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 22 साल या फिर 25 साल में सिर्फ 5 ही समिट्स हो चुके हुए हैं। तो कितना इरेगुलर मीटिंग्स यहां पर होते हैं बिम्स्टेक के। दूसरा, मेंबर स्टेट्स जो है वो सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कई बार इंडिया पर भी ये लांछन लगाया जाता है कि हम बिम्स्टेक को तभी याद करते हैं जब सार्क फेल होता है। पहली बार जब मोदी जी शपथ ग्रहण किए तो सार्क को बुलाए, पाकिस्तान ने उरी अटैक किया, ये सभी चीजें कन्फ्लिक्ट हो रही थी, उरी अटैक वगैरह चल रहा था, अगेन सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह, तब सेकंड शपथ ग्रहण में हमने बिम्स्टेक को बुलाया हुआ था। तो दिस इज नॉट अ वे हाउ वी कैन डील विद दिस रीजनल कोऑपरेटिव थिंग पूरी तरीके से। और यहाँ पर म्यांमार और थाईलैंड भी मेंबर्स हैं। ये लोग बिम्स्टेक से ज्यादा साउथ एशिया से ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है और वो एशियान में ही ज्यादातर इंटरेस्टेड है। तो बिकॉज ऑफ दैट ज्यादातर डिसफंक्शनैलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, इरेगुलरिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हद से ज्यादा फोकस के एरियाज इन्होंने रखे हुए हैं। 14 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन उन्होंने रखे हुए थे, कनेक्टिविटी, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, कई ज्यादा, इतने ज्यादा ब्रॉड एरियाज ऑफ फोकस रखने के लिए हम यूरोपियन यूनियन नहीं है, जो कि 27 कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है और बहुत ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। 1950s से आप ट्रेस कर सकते हैं उसके ओरिजिन को। ये तो बहुत ही यंग है, बहुत ही छोटा है। तो कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने यही कहा हुआ था कि चंद एस्पेक्ट्स को लेकर पहले स्मॉल फोकस आप करने की कोशिश कीजिएगा एरियाज, बाद में एफिशिएंसी जब बढ़ जाए तो आप अपने एरियाज को ब्रॉडर करने की कोशिश कीजिएगा। सो दिस हैज बीन एन इश्यू विद द बिम्स्टेक। एंड फाइनली, ऑफ कोर्स, यहां पर हमने ये तो जरूर कहा कि फ्रेंडली रिलेशन सभी के हैं, लेकिन बायलैटरल इश्यूज मेंबर नेशंस के बीच यहां पर भी हैं। बांग्लादेश और म्यांमार की इस बीच पड़ती नहीं है, क्योंकि रोहिंग्या का जब से जेनोसाइड हुआ है, हद से ज्यादा रोहिंग्या जो है वो फ्ली होकर बांग्लादेश में आ रहे हैं। तो बांग्लादेश के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो वहां पर कंफ्लिक्ट इन दोनों के बीच चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यांमार और थाईलैंड के बीच भी बॉर्डर का कंफ्लिक्ट जमाने से चल रहा है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मेंबर नेशंस के बीच थोड़ा बहुत कंफ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज नो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। सार्क, जहां पर हम कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की नहीं पड़ती, दुश्मन है लगभग, इस तरीके के एक रीजनल ग्रुपिंग में भी हमने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया हुआ था, सैफ्टा जिसे हम कहते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। लेकिन इस तरीके का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमने बिम्स्टेक में अभी तक नहीं देखा। हालांकि नेगोशिएशंस 2004 में शुरू किए हुए थे, लेकिन वो इनकंक्लूसिव थे। अभी भी कुछ भी कंक्लूजन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया सिर्फ बिम्स्टेक का नहीं, इंडिया BCIM फोरम का भी हिस्सा है, जिसे मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक और बड़े भाई चाइना जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर है, BCIM, दैट इज बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार फोरम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना से होते हुए इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो म्यांमार बांग्लादेश से होते हुए इंडिया के कोलकाता तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो कितना बिम्स्टेक को हम लेकर सीरियस हैं, क्योंकि इंडिया अगेन BCIM में भी एक प्रोमिनेंट सा रोल प्ले करने की कोशिश करता है और यहाँ पर चाइना प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है और डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है। So these are a few challenges which BIMSTEC is currently facing as of now, and these are the few things which you have to know about the BIMSTEC. इससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट से रिव्यू क्वेश्चंस हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, BIMSTEC was founded in 1995, 96, 97 या 98, and the correct answer is of course June 6th, 1997. BIMSTEC was formed through किसी डिक्लेरेशन के तहत, बैंकॉक, ढाका, दिल्ली या कोलंबो, and the correct answer is a बैंकॉक डिक्लेरेशन। नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बिम्स्टेक, दिए हुए प्रिंसिपल्स में से बिम्स्टेक का एक प्रिंसिपल नहीं है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर, म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, वो म्यूचुअल बेनिफिट है। क्यों हम एक दूसरे कंट्रीज का शोषण करेंगे, हम तो एक दूसरे का बेनिफिट लेंगे। मूविंग एट, 5th बिम्स्टेक समिट रिसेंटली जो 2022 में हुआ था, किसने होस्ट किया हुआ था? इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड या म्यांमार? द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका ने उसे होस्ट किया हुआ था। ऑड वन आउट रिगार्डिंग बिम्स्टेक का, ब्रिज बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये भी करेक्ट है। इंट्रा रीजनल कोऑपरेशन बिटवीन सार्क एंड एशियन, यस, ये ब्रिज की तरह काम करने की कोशिश करता है सार्क और एशियन कंट्रीज के बीच। 22% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। फर्स्ट हेड ऑफ द बिम्स्टेक समिट कहां पर हुआ था, जहां पर हमारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स गए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स? 1997, 99, 2004 एंड 2007। ऑफ कोर्स इट टुक प्लेस ऑन 31st of July 2004। मनमोहन सिंह जी गए हुए थे ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया।
तो ये पहला बिम्स्टेक का समिट जो है वो कहां पर हुआ था? बैंकॉक, काठमांडू, कोलंबो या दिल्ली? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स बैंकॉक, जुलाई 2024। सेक्रेटेरिएट ऑफ बिम्स्टेक कहां पर है? बैंकॉक, काठमांडू, ढाका या न्यू दिल्ली? एंड द करेक्ट आंसर इट इज इन ढाका, बांग्लादेश। करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है बिम्स्टेक के? तेंजिन लेकपाल, यम शाहिदुल इस्लाम, सुमित कंदाला या अजय मिश्रा? एंड द करेक्ट आंसर इज तेंजिन लेकपाल इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not a major sector of cooperation among the BIMSTEC nations? Security, science and technology, connectivity or entertainment? Of course, entertainment is not one of the most important major sector of cooperation. यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, पीपल टू पीपल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी आर द मेजर सेक्टर्स ऑफ cooperation. So these were the few important things and few important review questions which you had to know. वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी को भी बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड दिस आर ऑल द कोर्सेस, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ई लर्निंग ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.